नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों की। आज दिल्ली में आंदोलन का 11वां दिन है। ये सारा आंदोलन जो है 3 कृषि कानूनों पर केंद्रित है। हम उन्हीं 3 कृषि कानूनों की बात करेंगे। किसान अडिग हैं कि ये तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं। हम समझेंगे कि आखिर ये 3 कृषि कानून हैं क्या। लगातार मंत्री किसान यूनियंस के साथ वार्ता में हैं। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। अगली बैठक जो है 9 दिसंबर को होनी है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही इस गतिरोध को सुलझा लिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर जो रिटन कंटेंट है वो इंग्लिश में है, लेकिन यह मुद्दा किसानों और आम लोगों से जुड़ा हुआ है, तो हमने निर्णय किया है कि इस पूरे वीडियो को हिंदी में समझाया जाएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हम एक एक कर तीनों कानून के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम याद दिला दें कि मेरे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के अंत में पाएंगे कि आप ये तीनों कानून को लेकर आपकी समझ बढ़ी है और आप इस कानून को अच्छे से समझ पाए हैं। टीवी डिबेट्स में तो आप देखते ही होंगे कि इसके किसानों की क्या आशंकाएं हैं और सरकार के क्या तर्क हैं, लेकिन वास्तव में ये कानून है क्या, वो हम समझेंगे। इसके क्या क्या पहलू हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। फार्म लॉज, जो लेटेस्ट तीनों कानून हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये 3 कानून हैं फार्म लॉज। पहला है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, बेसिकली ये प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन और बिजनेस के बारे में बात करता है। मतलब जो एपीएमसी मंडीज़ की बात हो रही है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो हम देखेंगे कि ये तो किसानों की आशंकाएं हैं। बेसिकली इस कानून के अंदर ऐसा है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा कानून है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, बेसिकली आसान शब्दों में बोलें तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पूरा बिल बेस्ड है लगभग, और इसके बारे में भी हम विस्तार से देखेंगे। तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित 2020। बेसिकली इसमें स्टोरेज को लेगिटिमाइज किया गया है, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में गैर कानूनी था। समय समय पे कानून में संशोधन किए जाते रहे हैं, जो कि बदलते परिदृश्य में आवश्यक होता है। काफ़ी समय से किसान कृषि सुधारों की बात होती रही है। उसी क्रम में ये तीनों कानून आए हैं। तीनों कानून को लेकर किसान और किसान यूनियंस में कुछ संशय है। सरकार से वार्ता चल रही है और हम आशा करते हैं जल्द ही इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। चलिए अब हम 1 बाय 1 एक एक फार्म लॉ जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस एक्ट के बारे में सरकार का कहना है कि इसमें मंडी भी रहेगी और प्राइवेट मंडीज़ भी होंगे। जो एपीएमसी है जिसके बारे में बात होती रहती है, वहाँ पे क्या है, चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट मंडी होगी इसमें कोई चार्जेस आपको देने नहीं होंगे।
ये एक अल्टरनेट व्यवस्था होगी। पहले जो व्यवस्था चल रही है एपीएमसी की वो भी जारी रहेगी, और ये जो है नई व्यवस्था है ये भी जारी रहेगी। अगर किसान जो है अपनी फसल को इस प्राइवेट जो मंडी है, फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे बेचता है तो उसे पैसा उसी दिन मिल जाएगा या अधिकतम 3 दिनों के अंदर। मतलब मान लीजिए आप सैटरडे को कोई किसान इस प्राइवेट मंडी में आकर प्राइवेट मंडी में फसल बेचता है। वो घर से भी बेच सकता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ट्रांजैक्शन का। तो मान लीजिए सैटरडे को बेचता है तो पैसा या तो उसको सैटरडे को मिल जाएगा, और अधिकतम जो है 3 वर्किंग डेज हैं, मतलब सैटरडे संडे मंडे, मंडे तक 3 दिन हो जाता है। मान लीजिए सैटरडे वर्किंग डे, संडे वर्किंग डे नहीं रहा, तब वो ट्यूसडे तक होगा। मतलब 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। इसमें एक और बात कही गई है, किसान जैसे अपनी फसल बेचता है और ट्रेडर जिससे वो बेच रहा है उसके बाद वो पैकेजिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग या एक्सपोर्ट करेगा, तो पेमेंट जो है उसके सेल के बाद करनी है। लेकिन उसकी भी समय सीमा निर्धारित की गई है, वो है 14 दिनों के अंदर। जैसे मैंगो है, इसमें क्या है, फिर से आपको ग्रेडिंग करना पड़ता है। मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, इवन जो टोमेटो हैं, आप देखते होंगे एक ही साइज़ के जहाँ रहते हैं वो ज़्यादा बढ़िया लगता है, लोग वहीं ज़्यादा परचेज़ करना पसंद करते हैं। तो उसकी क्वालिटी मीन्स इम्प्रूव हो जाती है। क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, मार्केटिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर उस टाइप का करना है, मतलब फार्मर प्रोड्यूस अपना बेचा और उसके बाद अगर ट्रेडर को उसकी ग्रेडिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग या एक्सपोर्ट करना है, तो पेमेंट के लिए अधिकतम जो समय सीमा निश्चित की गई है वो 14 दिन की गई है। और अगर फार्म प्रोड्यूस जो है, जो कि मैंने पहले बात की, अगर वो उसी रूप में बेचता है और ट्रेडर भी आगे उसी रूप में बेच देता है, तो या तो सेम डे होगा या अधिकतम 3 दिनों की सीमा होगी। अब हम बात करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आ जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए इसमें सुविधा की गई है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इनका। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में जो है कंसिलिएशन बोर्ड की स्थापना के बारे में बात किया गया है। कंसिलिएशन बोर्ड बनाने की बात की गई है। डिस्प्यूट के 14 दिनों के अंदर एसडीएम के पास आपको एप्लीकेशन देनी होगी। आप जो किसान हैं उनके हितों को ध्यान में रखा गया है। जैसे जहाँ लेन देन हुआ है वहाँ पे वो एसडीएम के पास जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या किसान जहाँ रहता हो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या जहाँ वो उपज पैदा करता हो अपना वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन एसडीएम के पास चली जाती है, उसके 14 दिनों के अंदर इस कॉन्सिलेशन बोर्ड का गठन करना होता है एसडीएम को। एसडीएम इसके मॉनेटरी वैल्यू का और नेचर, किस टाइप का ऑफेंस है, किस टाइप की शिकायत है, मतलब उसका आकलन करते हैं और फिर कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाते हैं, जिसमें 2 से 4 मेंबर हो सकते हैं, दोनों पार्टी से 2-2 या 4-4। अगर पार्टीज़ मेंबर नहीं देती हैं, सजेस्ट नहीं करती हैं, तो 7 दिनों के अंदर एसडीएम जिसे भी अपना उचित समझे उसे कॉन्सिलेशन बोर्ड का मेंबर नियुक्त कर सकते।
इसमें जो है कॉन्सिलेशन बोर्ड जो है, इसके जो चेयरमैन होंगे वो इसका डेट टाइम फिक्स करेंगे, और जो इश्यूज डिस्कस होने हैं ये दोनों पार्टीज़ को पहले से बता देंगे। और सामान्यतः जो है, जो पार्टीज़ हैं, एग्रीव्ड पार्टी है और जिसके ऊपर ये आरोप है, मतलब जिसके खिलाफ शिकायत है, दोनों को स्वयं उपस्थित होना होगा। नहीं तो वो किसी अधिकृत किसी पर्सन को ऑथोराइज भी कर सकते हैं कि वो उनकी जगह पे उपस्थित हों। हालांकि वो लीगल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मीन्स वकील वगैरह इस टाइप के लोग नहीं होने चाहिए। अगर पार्टी डेलिब्रेटली या किसी कारण से 2 बार लगातार अनुपस्थित रहती है तो ये बात भी एसडीएम के संज्ञान में लाया जाएगा, और इसका सुलह जो है कॉन्सिलेशन बोर्ड को 30 दिनों के अंदर करना होगा, और जो भी सुलह होगा उसका एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बनेगा जो कि बाइंडिंग होगा। अगर मान लीजिए 30 दिनों में भी निष्कर्ष नहीं निकले तब पुनः एसडीएम के पास एप्लीकेशन देनी होगी, और अगले 30 दिनों में एसडीएम अपना निर्णय दे देंगे। अगर फिर भी पार्टी जो है वो एग्रीव्ड है और वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो एपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है। ये डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो अपीलेट अथॉरिटी हैं, या कलेक्टर जो है एडिशनल कलेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हैं एज अ एपीलेट अथॉरिटी। क्योंकि ये जो पूरा एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को बढ़ावा देने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो इसके रेगुलेशंस के लिए भी कुछ नियम कायदे हैं। आइए उसको 1 बाय 1 देखते हैं। अब किसी प्रकार के उल्लंघन की बात आती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड और ट्रांजैक्शन में किसी नियम या कायदे का उल्लंघन संज्ञान में आता है तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर और ऑथोराइज्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। एक्शन का राइट जो है ट्रेडिंग राइट ख़त्म करने तक का है, और ये मिनिमम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। अगर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकते हैं, और अगर बार बार इस टाइप के उल्लंघन हो रहे हैं तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से ये कर सकते हैं, 10,000 के जुर्माना लगा सकते हैं। जो भी इनका ऑर्डर होगा वो जो है, जो डिक्री होता है सिविल कोड का, उसके समतुल्य होगा। अगर फिर भी इनके डिसीजन से संतुष्ट नहीं हैं तो इसमें अपील की अथॉरिटी जो है वो दी गई है जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसमें भी वो जॉइंट सेक्रेटरी जो कि भारत सरकार द्वारा इसी पर्पस के लिए एज ए अपीलेट अथॉरिटी नियुक्त हैं, उनके पास अपील करनी पड़ेगी। अब कुछ किसानों के संशय हैं इस एक्ट को लेकर, और सरकार के जवाब हैं, उसको हम देखते हैं कि आखिर वो सवाल कौन से हैं और उसके सरकार के जवाब क्या हैं। इस कानून से फ़ायदे क्या हैं? इस कानून से फ़ायदे ये हैं कि जो फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस जो है मंडी भी लाने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है फील्ड से ही डायरेक्ट अपना सेल कर सकता है,
और किसी प्रकार का चार्ज भी देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एपीएमसी वगैरह में देना पड़ता था या पड़ता है मतलब। और एपीएमसी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और फार्मर्स ये भी कर सकते हैं कि वो अपना वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं और वेयर हाउस से ही डायरेक्ट सूटेबल प्राइस मिलेगा तो वो उसे सेल कर सकते हैं बिना एपीएमसी मार्केट में लाए। अब किसानों का कहना है कि, या किसान यूनियंस का कहना है कि जब मंडी सिस्टम सालों से काम कर रही है तो फिर नए कानून बना के उसे ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है। सरकार का कहना है कि इस पुराने सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा रहा, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है। पहले वाली भी सिस्टम चालू रहेगी और ये जस्ट एक रिफॉर्म लाया गया है ताकि एक अल्टरनेट चैनल हो, एक एडिशनल चैनल हो जहां फार्मर अपना प्रोड्यूस बेच सकें। क्या ये कानूनी दांवपेच में तो नहीं फंस जाएगा कि ये लीगली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रेड एंड कॉमर्स आता है और उसमें क्या है, पार्लियामेंट एम्पावर्ड है लेजिस्लेट करने के लिए। सो ये जो कानून है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब बात आती है कि इससे मोनोपोली बढ़ जाएगी, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनका एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में मोनोपोली बढ़ जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे क्या है कि मार्केट कम्पिटिटिव हो जाएगा क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स होंगे और बायर्स भी, सेलर्स भी काफ़ी सारे होंगे। तो इसमें कंपटीशन में आप फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा क्योंकि इसमें बायर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो ड्यू टू द कंपटीशन मोनोपोली की तो बात ही, मतलब सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब बात आती है एमएसपी की कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार का कहना है कि उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है वो लागू कर दिया है और उन्होंने ना सिर्फ एमएसपी 1.5 गुना किया है बल्कि उसके फार्मर्स से परचेज करने के लिए उस पर काफ़ी जोर भी दिया है। और इस कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, इससे छेड़छाड़ हो रही है, ये बिल्कुल ही गलत और भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा सरकार का कहना है। अब ये बात है कि क्या सभी परचेज जो होंगे वो एमएसपी पे होंगे या उससे बिलो पे होंगे। तो इसमें क्या है कि मार्केट ड्रिवन कम्पिटिटिव प्राइस होगा, मार्केट ही डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होगा और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बेटर ही होगा क्योंकि वो मंडी तक लाने का पैसा जो है वो नहीं लगेगा, मंडी की फ़ीस नहीं देनी होगी। फार्मर जो है वेयर हाउस में रख के उसको बाद में भी सेल कर सकते हैं। तो इस टाइप की क्योंकि मार्केट कम्पिटिटिव हो जाएगा, ज़्यादा प्लेयर्स रहेंगे तो अच्छी प्राइस मिलेगी। अब बात आती है कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के वो ख़त्म मतलब समय के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे जो कि मंडी सिस्टम पे थे। तो इसमें जब कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइवेट मंडीज़ आएंगी
तो पुरानी मंडी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, वहाँ भी वो अपना अपलिफ्टमेंट करेंगे, उसमें भी जो है वो कुछ बदलाव लाएंगे एपीएमसी के अंदर, जैसे मंडी का फ़ी हो गया, कमीशन चार्जेस हो गए, फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे ताकि वो भी ट्रेडर्स को, फार्मर्स को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये ऐसा सरकार बोल रही है कि ऐसा देखा जाना चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में ये देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए कि ये मंडी सिस्टम ख़त्म हो रही है। कॉरपोरेट कंपनियां इसमें फार्मर बन रही हैं, ऐसा किसानों का संशय है। तो इसमें सीधा सीधा सरकार का कहना है कि कॉरपोरेट कंपनियां जो हैं वो फार्मर्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं हैं, इसमें सिर्फ एफपीओज़ को इंक्लूड किया गया है, और वो जो रजिस्टर हों किसी भी कानून के अंदर, और जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनके अलावा जो है इन्हें ही रखा गया है, जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात आती है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। बड़े फार्मर्स का तो समझ में आता है कि हाँ उनको फ़ायदा हो सकता है इस सिस्टम से, लेकिन ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का क्या फ़ायदा होगा। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके लिए अभी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं हो पाता है कि वो अपने प्रोड्यूस को एपीएमसी मंडीज़ तक लेके जाएं, एपीएमसी तक लेके जाएं मतलब मंडीज़ तक लेके जाएं। लेकिन नए सिस्टम में बहुत सारे बायर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन होगा, और वो फार्मर प्रोड्यूस जो है फार्म मतलब फील्ड पे ही ख़रीद लेंगे, या लोकल वेयर हाउस जहाँ पे वो स्टोर करेंगे वहीं पे ख़रीद लेंगे, और उनको एक बढ़िया मूल्य मिलेगा। तो इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि उनके पास भी ये चॉइस होगा कि वो अपना अनाज जो है, जो पुरानी व्यवस्था अभी तक चली आ रही है कि एपीएमसी में बेचें या एमएसपी पे बेचें। अब इसमें बात आती है कमीशन एजेंट्स की, क्योंकि सरकार का काम है कि सभी का ध्यान रखा जाए, किसानों का भी, कमीशन एजेंट का भी, कॉरपोरेट्स का भी, ट्रेडर्स का भी। तो इसमें किस कमीशन एजेंट का क्या होगा। तो कमीशन एजेंट जो है वो पहले की तरह कार्य करते रहेंगे, जो मंडीज़ हैं वहाँ पहले भी काम करते थे, अभी भी काम करेंगे, उन पे कोई इसका एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अब है कि क्या धीरे धीरे जो केंद्र की सरकार है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एमएसपी पे ख़रीदना बंद कर देगी। तो सरकार का कहना है कि ये सरकार जो है फार्मर फ्रेंडली है और सरकार के लिए कार्य करती आई है। आपने देखा होगा किसान सम्मान योजना और बहुत सारे दूसरे कार्य भी, इवन क्रेडिट स्कीम में एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी किसान कार्ड स्टार्ट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब कार्य हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि हमने किए हैं, और सरकार जो पुराने कार्य हैं इससे भी झलकता है। ऐसा सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी है, जारी थी और जारी रहेगी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि ये जो ऑनलाइन ट्रेड होगा, फार्मर्स को तो टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो ये फिर वो कैसे इसके तरफ जा पाएंगे। तो सरकार का कहना है कि ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये बहुत ही सिंपल और फार्मर फ्रेंडली है, और टाइम टू टाइम आईसीटी
प्रोग्राम्स के थ्रू डिजिटल लिटरेसी का कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता रहा है और किया जाएगा भी, जिससे उनको अवेयरनेस फैलाई जाएगी इसके बारे में, और उनको बताया जाएगा कैसे ट्रेडिंग करनी है। पेमेंट की प्रक्रिया क्या होगी ट्रेडर्स से फार्मर्स का, तो वो जैसा कि मैंने बताया कि वो मैक्सिमम 3 दिन है, और अगर उसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग वगैरह है, पैकेजिंग मीन्स वैल्यू एडिशन वगैरह है, तो उसके लिए 14 दिन है। मंडी वर्कर्स की बात आती है अब, क्या कि मंडी वर्कर्स क्या अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? तो इसमें सरकार का कहना है कि एपीएमसी मंडी पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो फिर जब मंडी सिस्टम है, मंडी है, तो उनके बेरोज़गार होने की बात आती नहीं है। अगर डिस्प्यूट होता है तो क्या होगा? अगर डिस्प्यूट होता है तो वो आपको एसडीएम के पास अप्लाई करना है। एसडीएम के पास अप्लाई करने के बाद 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा कॉन्सिलिएशन बोर्ड के थ्रू। अगर फिर भी नहीं होता है, फिर एसडीएम अपना जजमेंट देंगे। एसडीएम से नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं डीएम के पास। अब इसमें बात आती है कि कोई लीगल वाई देयर इज़ नो लीगल प्रोविज़न फॉर ऑल परचेजेस टू बी मेड नॉट बिलो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कोई लीगल प्रोविज़न क्यों नहीं है कि सभी परचेज जो हैं एमएसपी पे ही हों, एमएसपी से नीचे नहीं हों। यहाँ पे सरकार का कहना है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 फार्मर्स को कंप्लीट फ्रीडम देता है कि वो अब क्वालिटी के अनुसार अपना प्रोड्यूस बेचें और ये मार्केट ड्रिवन प्राइस हो। अब जो है हम अगले कानून के बारे में बात करते हैं, जो कि है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये एक्ट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है फार्मर से कि आप फ्यूचर में जो आपका प्रोड्यूस होगा वो हम इस प्राइस पे खरीदेंगे। तो इसमें जो है फार्म सर्विसेज भी है और फार्मर प्रोड्यूस भी है, दोनों के लिए ये एग्रीमेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है ये रिटेन एग्रीमेंट होता है। और ये जो एमएसपी है, एमएसपी और मंडीज जो है, इसमें आप बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते हैं, एमएसपी पे बेच भी सकते हैं या उससे ज़्यादा पे भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होता है जो कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। उसमें जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं ये फार्मर्स से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हम इतना प्राइस देंगे, ये क्वालिटी चाहिए, इस डेट को मतलब इस टाइम में चाहिए, और फिर आपको उसमें उस कॉरपोरेट को आपको बेचना पड़ेगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, टाइमिंग, ग्रेड, स्टैंडर्ड, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है। ये रिटन एग्रीमेंट होता है, लीगली बाइंडिंग होता है। इसमें क्या है कि प्राइस की जो अनिश्चितता है वो दूर हो जाती है। काफ़ी समय से इसकी बात चल रही थी, काफ़ी डिबेट भी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। जैसा कि सभी के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कृषि सुधार में एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए। हालांकि किसानों के
अपने संशय हैं, सरकार उनका भी ध्यान रख रही है, उनसे वार्ता कर रही है। अब हम इसके डिटेल समझेंगे इस एक्ट के बारे में, इस कानून के बारे में। ये क्या है? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विसेज एक्ट 2020। जैसा एक्ट के हेडलाइन से ही हमें पता चल रहा है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, फार्मर को एम्पावर करने, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने, प्राइस एश्योर करने के बारे में बात की गई है। अब फार्म सर्विसेज क्या होते हैं? जो फार्म में इनपुट्स लगते हैं, जैसे सीड है, फीड है, फॉडर है, एग्रो केमिकल्स हैं, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी है, एडवाइस है, ये सब के बारे में भी एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट, उसको हम कहते हैं फार्म सर्विसेज। इस एग्रीमेंट की एक बात है कि इसमें शेयर क्रॉपर्स का भी ध्यान रखा गया है। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो आपके मतलब किसानों के खेत में काम करते हैं और कुछ हिस्सा खुद रखते हैं और कुछ हिस्सा जो है किसान को दे देते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि शेयर क्रॉपर्स का जो हिस्सा है उसका एग्रीमेंट नहीं करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि किसान जो है अपने हिस्से का भी कर दे और शेयर क्रॉपर का भी कर दे। जो मिनिमम पीरियड ऑफ एग्रीमेंट रखा गया है वो एक क्रॉप सीजन रखा गया है या एक ईयर रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 साल के लिए हो सकता है। सरकार ने बोला है कि वो मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट इशू करेगी टू एंटर इनटू अ लीगल एग्रीमेंट, फार्मिंग एग्रीमेंट। फार्म जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जो ये एग्रीमेंट है ये बेसिकली एक दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। मीन्स दोनों एक देखते हैं कि ये क्वालिटी होगी, ये ग्रेड होगा, ये स्टैंडर्ड होगा, तो ये प्रोड्यूस खरीदेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो प्राइस एश्योरेंस रहता है, ये सभी को पता है। अब बात आती है कि इसमें प्राइस कब देना है। जब वो प्रोड्यूस डिलीवर हो जाएगा उसी टाइम जो कॉरपोरेट बॉडी है या जो भी ट्रेडर है उसको पेमेंट कर देना है। लेकिन जैसे कि अगर वो सीड प्रोडक्शन के लिए लिया जा रहा है तो उसका सीड सर्टिफिकेशन भी कराना होगा। सीड सर्टिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, वो सर्टिफाई करती है कि हाँ ये सीड टेस्ट में सही है या गलत है, ये मार्केट में भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता है। तो ऐसे प्रोड्यूस जो कि सीड पर्पस के लिए उगाए गए थे, उनका प्रोडक्शन सीड पर्पस के लिए हुआ था, उसमें क्या है 2/3 ऑफ द पेमेंट जो है मिनिमम वो प्रोड्यूस लेने के साथ ही दे देना है और बाकी जो है सीड सर्टिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद देना है। अब इसमें बात आती है कि किसानों की ज़मीन छीन ली जाएगी, ये है वो है, ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ है नहीं। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखने के लिए इसमें कानून में कहा है कि किसी भी टाइप का ट्रांसफ़र, सेल, लीज, मॉर्गेज ऑफ लैंड या प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर अलाउड नहीं होगा। किसी प्रकार का वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते हैं किसानों के लैंड पे, और अगर खड़ा करते भी हैं तो उसमें उनको डिमोलिश करवाना पड़ेगा। अगर वो डिमोलिश नहीं करवाते हैं देन दैट फार्म स्ट्रक्चर विल बी मीन्स फार्मर विल बी द ओनर, किसान ही उसका ओनर हो जाएगा अगर वो डिमोलिश नहीं करवाते हैं तो।
इसके अलावा जो है फार्मर्स ने ये जो लीगल एग्रीमेंट होगा इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट ही एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जो कि जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा इसके कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, पावर, फंक्शंस ये सब स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अब यहाँ भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट आता है प्राइस वगैरह से रिलेटेड, क्वालिटी ले रहा है नहीं ले रहा है, या किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे विवाद की स्थिति हो सकती है। तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर है, कॉन्सिलेशन बोर्ड है, एसडीएम है, और जो भी ये है उसके डिसीजंस हैं वो सिविल डिक्री है। इसमें भी अपीलेट अथॉरिटी, मतलब अगर आप एसडीएम की जो निर्णय है उससे खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं। कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर जो कि कलेक्टर द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। अब किसानों की ये मांग है कि हम एसडीएम के पास जाएंगे, इसमें कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए। सरकार से उनकी ये भी एक मांग है, हालांकि उनकी तो मांग अब ये है कि तीनों कानून वापस हों। देखिए क्या होता है, वार्ता से ही बात समस्या का हल निकलेगा। आशा हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, किसानों के भी हितों की रक्षा हो। इसमें फ़िलहाल तो इस कानून में ये कहा गया है कि किसान जो है, मतलब मीन्स अगर आप एग्रीव्ड हैं तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी टाइप के सूट प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं हो सकते हैं। तो ये है पहला जो हमने देखा, वो ट्रेडिंग फैसिलिटेशन सेंटर वगैरह के बारे में था। दूसरा जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बेस्ड था। और तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। कोई भी कंपनी है वो स्टोरेज करेगी तभी तो आगे अपना उसका वैल्यू एडिशन वगैरह कर पाएगी। पहले काफ़ी इस पे अंकुश था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 था, लिमिट्स थी कि आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो जब ये हटेगा तो एक खुलापन आएगा मार्केट में, और जब वो खुलापन आएगा तब ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। यहाँ भी आपदा, वार वगैरह के समय सरकार अंकुश लगा सकती है, ऐसा कहा है। आइए समझते हैं इस कानून को। एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें कहा गया है सप्लाई ऑफ सच फूड स्टॉक इंक्लूडिंग सीरियल्स। इसमें सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल एंड ऑयल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑफिशियल गज़ट वगैरह में अनाउंस करेगा, इन्हें सिर्फ, मतलब सीरियल, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल सीड्स और ऑयल्स, इन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इनके स्टॉक को लिमिट किया जाएगा, बाकी नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हैं वो हैं वार, फेमिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज एंड नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ग्रेव नेचर। अब प्राइस राइज की स्थिति में अगर 100% इंक्रीज हो जाता है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का तब, या 50% इंक्रीज हो जाता है नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चरल फूड स्टफ का। नॉन पेरिसेबल जैसे कि आपका सीरियल्स है, पल्सेस है, या हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस में आपके पोटैटो आ गए, अनियन आ गए। तो इसमें क्या है, अनियन, पोटैटो
अगर मान लीजिए आज 50 रुपया है, अगर 100 रुपया हो गया तब सरकार अंकुश लगा सकती है स्टॉक पे। और नॉन पेरिशेबल में 50%, मतलब 100 का 150 रुपया हो गया तो सरकार अंकुश लगा सकती है। अब इनका कैलकुलेशन जो होगा वो होगा इस मतलब 100% जो इंक्रीज़ है या जो 50% इंक्रीज़ है, इसमें पिछले 12 महीने का एवरेज प्राइस देखा जाएगा, और या लास्ट 5 साल का एवरेज रिटेल प्राइस देखा जाएगा, जो भी उनमें से कम होगा। तो ये हमारे तीनों एक्ट थे, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। आशा करते हैं कि आपका नॉलेज बढ़ा होगा, इन तीनों लॉ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी जो भी संशय है, जो भी विरोध चल रहा है किसानों का, पुनः हम कहना चाहते हैं सरकार से वार्ता जारी है। जो भी निर्णय होगा और उसमें अगर कुछ बदलाव होते हैं तो पुनः हम वीडियो लेकर आएंगे और उससे हम बताएंगे। और हम भी यही आशा करते हैं कि ये गतिरोध जल्दी समाप्त हो, कोई बीच का रास्ता निकले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।